अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है। चैप्टर नंबर 4 हमारे पास है कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर्स। इस चैप्टर के अंदर हमारे पास टोटल 5 कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर्स हैं, जिनमें से 3 हम अपने पिछले लेक्चर्स के अंदर देख चुके हैं। पिछले लेक्चर्स के अंदर हम लिस्ट, स्टैक्स और क्यूज को कवर कर चुके हैं। इस लेक्चर के अंदर हमारे पास जो कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर है उसका नेम है ट्रीज। यहाँ पे हमने ट्रीज को डिस्कस करना है, हमने यहाँ पे ये देखना है कि ट्रीज क्या है। उसके बाद हमारे पास हमारा एक कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर रह जाएगा जो कि ग्राफ है। ग्राफ को हम इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम कवर करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर के बाद हमारा जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद इसकी जो एक्सरसाइज है उसको हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं जी हम अपना टॉपिक ट्रीज़। यहाँ पे हमने इस लेक्चर के अंदर ट्रीज़ को कवर करना है, और पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमने इस लेक्चर के अंदर ट्रीज़ वाले टॉपिक के अंदर क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास ट्रीज़ वाला टॉपिक है। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है कि ट्रीज़ क्या होते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे ट्री की एक एग्जांपल है। एग्जांपल के अंदर उन्होंने हमें फैमिली ट्री एक दिखाया है, ये हम देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास कुछ ट्रीज़ की प्रॉपर्टीज़ हैं, ये देखेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो ट्रीज़ हैं इनकी कुछ एप्लीकेशंस भी हैं, इनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये भी हम इंशाल्लाह यहाँ पे इसी लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो यहाँ से हम इसको स्टार्ट करें ट्रीज़ के टॉपिक को। अच्छा देखें, पिछले हमारे पास जो लेक्चर्स थे 3, जिनके अंदर हमने अपने पहले 3 कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर्स देखे हैं, उन लेक्चर्स के अंदर यहाँ पे जो कोड्स लिखे हुए हैं पाइथन के, इन पाइथन के कोड्स को हमने वहाँ पे प्रैक्टिकली रन करके देखा था। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक वो 3 लेक्चर्स नहीं देखे तो उनको आप ज़रूर देखें, क्योंकि वहाँ पे हमने इन डिटेल इन कोड्स को रन करके रियल टाइम के अंदर देखा था, इनकी हमने प्रैक्टिस काफ़ी कर ली थी। तो यहाँ पे हमारे पास ट्रीज़ का टॉपिक है, इसको हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। ए ट्री डेटा स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेज इंफॉर्मेशन इन ए वे दैट। अब जो हमारे पास ट्री डेटा स्ट्रक्चर होता है ये इस तरह से इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करता है दैट स्प्रेड्स आउट फ्रॉम अ मेन पॉइंट कॉल्ड द रूट नोड। अब जो इन्फॉर्मेशन होती है, हमारे पास एक मेन पॉइंट होता है जिसको हम रूट नोड कहते हैं। उस मेन पॉइंट से जो इन्फॉर्मेशन है ये आगे फैलती है, ठीक है, स्प्रेड आउट होती है। अब ये रूट नोड क्या होता है, ये जो हमारे पास आगे ट्री की एग्जांपल है यहाँ पे इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इन ए ट्री ईच पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कॉल्ड ए नोड। जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है उस हर एक इंफॉर्मेशन को हम नोड कहते हैं। कैन कनेक्ट टू अदर पीसेज विच आर आल्सो नोड्स। अब देखिए, एक जो आपके पास ट्री के अंदर नोड होती है ये बाकी नोड्स के साथ कनेक्ट कर सकती है, और ये जो नोड्स होती हैं ये इंफॉर्मेशन होती हैं, ठीक है। फॉर्मिंग ए ब्रांचिंग स्ट्रक्चर, तो इसके नतीजे में होता क्या, एक ब्रांचिंग स्ट्रक्चर बन जाते हैं, ब्रांचेस बन जाती हैं, ठीक है जी। दिस ब्रांचिंग स्ट्रक्चर इज डिफरेंट फ्रॉम अ लिस्ट। अब ये जो हमारे पास ब्रांचिंग स्ट्रक्चर होता है यानी कि जो ट्री होता है ये लिस्ट से मुख्तलिफ होता है, ठीक है। कैसे मुख्तलिफ होता है ये आगे लिखा हुआ है। अब लिस्ट के अंदर ये होता है वेयर आइटम्स आर ऑर्गेनाइज्ड वन आफ्टर द अदर इन ए स्ट्रेट लाइन। अब जो लिस्ट होती है उसके अंदर एक स्ट्रेट लाइन के अंदर जो आइटम्स होते हैं उनको ऑर्गेनाइज किया जाता है, उनको तरतीब दिया जाता है एक के बाद दूसरे आइटम को, ठीक है जी। वहाँ पे स्ट्रेट लाइन के अंदर तरतीब दिया जाता है लिस्ट के अंदर, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेट लाइन के अंदर तरतीब नहीं दिया जाता, ठीक है जी। यहाँ पे एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन और प्रॉपर हायरार्की होती है। कैसी होती है हमारे पास एग्जाम्पल के अंदर आ रहा है, तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखते हैं। इन ए फैमिली ट्री द ओल्डेस्ट एंसेस्टर्स रिप्रेजेंट द रूट नोड। अब यहाँ पे हमारे पास जो फैमिली ट्री नीचे बना हुआ है इसके अंदर जो ओल्डेस्ट एंसेस्टर्स हैं ये ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर, ठीक है जी। ये एक जो रूट नोड है उसको डिनोट कर रहे हैं, रूट जड़ को कहते हैं, ठीक है। यूँ समझे कि ट्री की जड़ है, रूट नोड को ये जाहिर कर रहे हैं। अच्छा देखें, वैसे तुम्हारे पास जो ट्री होता है आमतौर पे जो हम देखते हैं उसकी जो रूट्स होती हैं वो नीचे होती हैं, ठीक है जी। उसके बाद उसका स्टेम होता है, उसके बाद आगे उसकी फिर शाखें होती हैं, और फिर उसके पत्ते होते हैं, यानी कि रूट नीचे नीचे होती है रियल लाइफ के अंदर जो हम ट्रीज देखते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ट्री आप बना रहे हैं यहाँ पे इसकी जो रूट है वो ऊपर है, ठीक है। ये इसकी रूट नोड है, क्योंकि इससे बाकी चीज़ें निकल रही हैं तो इसलिए ये इसकी रूट नोड है, ये वाला पॉइंट। तो यहाँ पे जो एंसेस्टर्स हैं ये रूट नोड बना रहे हैं, ठीक है जी। सर्विंग एज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द हायरार्की। अब ये जो हायरार्की है इसका ये स्टार्टिंग पॉइंट है ये वाले एंसेस्टर्स। अब हायरार्की का मतलब ये कि यहाँ पे एक तरतीब है, रिश्ते के लिहाज से जो सबसे बड़े हैं ये ऊपर ऊपर हैं, ठीक है जी। उससे छोटे जो हैं वो उनके नीचे हैं, और सबसे नीचे जो हैं वो सबसे छोटे हैं, ठीक है जी। तो इस तरह से जो तरतीब होती है ऐसी तरतीब को हम हायरार्की कहते हैं। तो यहाँ पे एक हायरार्की मौजूद है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ईच इंडिविजुअल इन द ट्री मे हैव डिसेंडेंट्स।
अब जो भी इंडिविजुअल है ट्री के अंदर, जो भी आदमी यहाँ पे ट्री के अंदर मौजूद है, उसका डिसेंडेंट हो सकते हैं, उसके डिसेंडेंट्स हो सकते हैं। डिसेंडेंट्स का मतलब ये है कि उसकी आगे नस्ल हो सकती है, ठीक है जी, जैसे आगे नस्ल बढ़ती है वो हो सकते हैं। फॉर्मिंग सब्सिक्वेंट लेवल्स ऑफ द हायरार्की, जिससे हायरार्की के जो है वो एक के बाद दूसरे लेवल्स हो सकते हैं, ठीक है। अब ये डिसेंडेंट्स क्या है यहाँ पे, ये आपको मैं बता देता हूँ। ये एंसेस्टर्स हैं, ठीक है जी, इनके फिर आगे ये डिसेंडेंट्स हैं और इनके फिर आगे ये डिसेंडेंट्स हैं, ठीक है जी। तो इस तरह से आपके पास जो है हायरार्की के लेवल्स बन रहे हैं। ये एक लेवल है हायरार्की का, ये दूसरा लेवल है और ये तीसरा लेवल है, ठीक है, जिस तरह से लेवल्स बनते हैं। एज इलस्ट्रेटेड इन फिगर 4.3, जैसा कि इसी फिगर 4.3 के अंदर दिखाया गया है। दिस हायरार्किकल स्ट्रक्चर इज नॉट सूटेबल फॉर स्टोरेज इन ए लीनियर फॉर्मेट सच एज अ लिस्ट। जैसे कि एक लिस्ट होती है जिसके अंदर हम एक लीनियर फॉर्मेट के अंदर एक सीधे तरीके से इंफॉर्मेशन स्टोर कर देते हैं, उस तरह से जो इंफॉर्मेशन स्टोर करना है उसके लिए ये वाला स्ट्रक्चर सूटेबल नहीं होता, ठीक है जी। ड्यू टू दी कम्प्लेक्स पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप्स, क्योंकि यहाँ पे जो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप्स हैं ये कम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है जी। ऊपर ऊपर पेरेंट है, फिर उसके चाइल्ड नीचे हैं, फिर उसके चाइल्ड उससे नीचे लिखे हुए हैं, ठीक है जी। तो इस रिलेशन को अगर शो करना है तो लिस्ट के अंदर ऐसा रिलेशन शो करवाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए ऐसे जब रिलेशन शो करवाने होते हैं, हायरार्की शो करवानी होती है, तो फिर हम इस तरह से ट्रीज को इस्तेमाल करते हैं। Therefore, इसलिए ट्री डेटा स्ट्रक्चर इज एम्प्लॉयड टू एफिशिएंटली स्टोर एंड एक्सेस सच हायरार्किकल डेटा। तो इसीलिए फिर हम जो ट्री डेटा स्ट्रक्चर है इसको इस्तेमाल करते हैं ताकि हम एफिशिएंटली स्टोर कर सकें और एक्सेस कर सकें हायरार्किकल डेटा को, यानी कि ऐसा डेटा जो कि हायरार्किकल मैनर के अंदर स्टोर किया गया है। एनेबलिंग क्लियर रिप्रेजेंटेशन एंड रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन, ताकि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम बड़े वाज़ेह तरीके से रिप्रेजेंट कर सकें, उसको हम जाहिर कर सकें और फिर उसको हम हासिल कर सकें, उसको हम रिट्रीव कर सकें। तो इसलिए आप इन ट्रीज़ को इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे पास जो ट्री लिखा हुआ है ये आपको मैं समझा देता हूँ। ये जो फैमिली ट्री है ये यहाँ पे बेसिकली ये जो आपको बच्चा नज़र आ रहा है जिसके नीचे मी लिखा हुआ है, इसका फैमिली ट्री है ये, ठीक है जी। तो यहाँ पे जितने भी रिलेशंस हैं इस ट्री के अंदर वो इसके हिसाब से लिखे हुए हैं। तो आपको मैं समझा देता हूँ। ये जो आपको यहाँ पे बच्चा नज़र आ रहा है, सबसे पहले ऊपर ऊपर इसके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, यानी कि दादा और दादी हैं, ठीक है, ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर। उसके बाद इससे नीचे जो इस बच्चे का रिलेशन बनता है जिनके साथ, वो इसके पेरेंट्स हैं, ठीक है जी, फादर और मदर। और उसके बाद यहाँ पे इसका अंकल है बच्चे का, और यहाँ पे इसकी आंट है, ठीक है जी, अंकल और आंट यहाँ पे हैं। और उसके बाद नीचे फिर अगर आप आ जाएं तो ये जो बच्चा है इसके जो फादर और मदर हैं इनके आगे मज़ीद बच्चे हैं, ब्रदर सिस्टर। अब ये ब्रदर जो है इसका ब्रदर है इस बच्चे का, ये सिस्टर इस बच्चे की सिस्टर है, ठीक है जी। उसके बाद ये जो हायरार्किकल लेवल है इस बच्चे का, इसके साथ बराबर में इसके कज़न्स मौजूद हैं, ठीक है जी। इसका जो अंकल है, फिर आगे इसके बच्चे हैं, जो बच्चे हैं इनके वो इस बच्चे के कज़न्स हैं, ये भी कज़न, ये भी कज़न और ये भी कज़न, ठीक है जी। तो ये हमारे पास एक फैमिली ट्री था जो कि हमने यहाँ पे देख लिया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं ट्रीज़ की, हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है जी रूट नोड। ये हम देख चुके हैं कि जो ऊपर ऊपर वाली नोड होती है ये रूट नोड होती है। द रूट इज़ द वेरी फर्स्ट और टॉप नोड इन ए ट्री। एक ट्री के अंदर जो सबसे पहली या फिर टॉप नोड होती है वो हमारे पास रूट कहलाती है, ठीक है जी। लाइक द मेन फोल्डर इन ए कंप्यूटर वेयर ऑल अदर फोल्डर्स एंड फाइल्स आर कंटेन्ड। जैसे कि हमारे कंप्यूटर के अंदर एक मेन फोल्डर होता है जिसके अंदर बाकी तमाम फोल्डर्स और फाइल्स होती हैं, उस फोल्डर की तरह ये आपके पास जो टॉप नोड होती है ये रूट कहलाती है, ठीक है जी। आपके पास कंप्यूटर के अंदर जो मेन फोल्डर है जिसके अंदर बाकी सारे फोल्डर्स और फाइल्स हैं, वो जो मेन फोल्डर है उसको भी आप रूट फोल्डर कह सकते हैं कि वो आपकी रूट है, ठीक है जी। अगर आप ट्री डायग्राम बनाएं अपने कंप्यूटर के अंदर फोल्डर्स और फाइल्स की, तो उसके अंदर जो रूट नोड होगी वो आपका मेन फोल्डर होगा जिसके अंदर बाकी सारे फोल्डर्स और फाइल्स हैं, ठीक है जी। तो उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास नंबर 2 के ऊपर है एजेस एंड नोड्स। ये हमने देखने के ये क्या है, नोड्स आर द इंडिविजुअल एलिमेंट्स इन द ट्री। ट्री के अंदर जो अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं उनको आप नोड्स कहते हैं। एंड दे आर कनेक्टेड बाय लाइंस कॉल्ड एजेस। और ये जो नोड्स हैं इनको आप कनेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइंस, और ये जो लाइंस हैं ये एजेस कहलाती हैं, ठीक है जी। मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक नोड है, उसके बाद ये एजेस की हेल्प से आगे अगली नोड के साथ कनेक्ट हो रही है, ठीक है जी। उसके बाद ये नोड जो है आगे इन 3 नोड्स के साथ कनेक्ट हो रही है, ठीक है जी। उसके बाद आगे ये जो नोड है ये एक नोड है, उसके बाद ये नोड आगे इन 3 नोड्स के साथ कनेक्ट हो रही है, ठीक है जी, विद द हेल्प ऑफ दीज एजेस, ठीक है जी। ये नोड्स और एजेस का कंसेप्ट है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, एमसीक्यूज के हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। ए नोड विदाउट एनी चाइल्ड नोड्स इज कॉल्ड लीफ। ऐसी नोड जिसका कोई चाइल्ड नोड ना हो
वो नोड लीफ कहलाती है। अब देखिए जो पत्ता होता है एक दरख्त के ऊपर, वो पत्ता जो है वो एंड होता है, उस पत्ते के आगे दरख्त का कोई हिस्सा नहीं होता। तो इसीलिए यहाँ पे भी यही कहा गया है कि ऐसी नोड जिसके आगे कोई और चाइल्ड नोड ना हो तो वो नोड जो है वो लीफ कहलाती है। ठीक है, सिमिलर टू ए फाइल इन ए फोल्डर दैट डजंट कंटेन एनी अदर फाइल्स। जैसे कि आपका एक जो फोल्डर है कंप्यूटर का, उसके अंदर अगर आपके पास कोई फाइल हो और उसके अंदर मजीद कोई फाइल ना हो तो वो जो फाइल है वो भी लीफ कहलाएगी। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ कि इस ट्री के अंदर लीफ कौन कौन से हैं। ये भी लीफ है, ये भी लीफ है, ये भी लीफ है, क्योंकि इन नोड्स के आगे और कोई नोड नहीं है, इनकी आगे चाइल्ड नोड नहीं है। ये तीनों भी लीफ हैं। ठीक है जी, क्योंकि इनके आगे भी कोई नोड्स नहीं है। तो ये आपके पास लीफ थे। आपने देख लिया कि रूट और लीफ क्या होते हैं। ये आपके पास रूट नोड थी और उसके बाद यहाँ पे आपके पास ये 6 इसके लीव्स हैं। ठीक है जी, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास तीसरी प्रॉपर्टी हाइट। हमने अब ये देखना है कि हमारे पास जो ट्री होता है इसकी हाइट क्या होती है। द हाइट ऑफ ए ट्री इज द लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम द रूट नोड डाउन टू द फारदेस्ट लीफ। अब देखें जो हाइट होती है ट्री की, इसका मतलब ये है कि जो लॉन्गेस्ट पाथ है रूट नोड से लेके फारदेस्ट लीफ तक। फारदेस्ट लीफ जो है, रूट से फारदेस्ट लीफ की बात हो रही है कि रूट से सबसे दूर जो लीफ मौजूद है उस तक जो फासला है या उस तक जो रास्ता है, सबसे लंबा रास्ता, उसकी जो हाइट है ये आपके ट्री की हाइट कहलाती है। ठीक है जी, इट टेल्स अस हाउ डीप और टॉल द ट्री इज़। ये जो हाइट होती है ये हमें ये बताती है कि हमारा जो ट्री है ये कितना ऊंचा या फिर कितना गहरा है। ठीक है जी, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो कितने आपको एजेस नज़र आ रहे हैं, 1 और 2। ठीक है, आपके पास जो लीफ है काउंट करें कि सबसे दूर कौन सा लीफ है। ये जितने भी लीव्स हैं ये सारे जो जितने भी लीव्स हैं ये सारे सेम डिस्टेंस के ऊपर है। ठीक है जी, 1 2, यहाँ पे भी 2 एजेस हैं, इस लीफ तक भी 2 एजेस हैं और इस लीफ तक भी 1 और 2 एजेस हैं। ठीक है जी, तो आपका जो ये ट्री है इसकी जो हाइट है ये 2 है। ठीक है जी, क्योंकि इसके अंदर टोटल 2 एजेस हैं हर पाथ के ऊपर। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी एक बैलेंस्ड ट्री। ये क्या होता है बैलेंस्ड ट्रीज। ए ट्री इज कंसिडर्ड बैलेंस्ड इफ द ब्रांचेस ऑन द लेफ्ट एंड राइट साइड्स आर नियरली द सेम हाइट। अब देखें एक जो रूट होती है इसकी दोनों साइड्स के ऊपर जो ब्रांचेस हैं वो अगर सेम हाइट की हों लेफ्ट और राइट के ऊपर, तो फिर आप ये कहते हैं कि आपका जो ट्री है ये बैलेंस्ड है। ठीक है जी, ये बैलेंस्ड ट्री की डेफिनेशन थी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी एप्लीकेशंस ऑफ ट्रीज के जो ट्रीज हैं इनका कंसेप्ट हम कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहली जो इसकी एप्लीकेशन है वो है फाइल सिस्टम्स। प्री ऑर्डर्ड ट्री ट्रावर्सल इज़ यूजफुल फॉर क्रिएटिंग बैकअप्स ऑफ फाइल सिस्टम्स। अब जो फाइल सिस्टम्स हैं इनके अगर आपने बैकअप्स बनाने हैं तो उसके लिए आप प्री ऑर्डर्ड ट्री ट्रावर्सल इस्तेमाल करते हैं। अब ये प्री ऑर्डर ट्री ट्रावर्सल क्या होती है हम आगे यहाँ पे अब देख रहे हैं। बाय विजिटिंग द रूट फर्स्ट। अब देखें जो प्री ऑर्डर ट्री ट्रावर्सल है इसका मतलब ये है कि आपने जो प्रोसेस अप्लाई करना है ट्री के ऊपर आपने इस तरतीब के साथ अप्लाई करने के सबसे पहले आपने रूट को विजिट करना है। ठीक है, बाय विजिटिंग द रूट फर्स्ट एंड देन रिकर्सिवली बैकिंग अप ईच डायरेक्टरी। डायरेक्टरी जो है यहाँ पे आप फोल्डर को कह सकते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले फॉर एग्जांपल आपके पास एक यहाँ पे मेन फोल्डर है, इसके अंदर एक और फोल्डर है। ठीक है जी, उसके बाद अगले फोल्डर के अंदर 2 मजीद फोल्डर्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एक फाइल है, उसके बाद इस फोल्डर के अंदर एक फाइल है। जो आपके पास प्री ऑर्डर ट्री ट्रावर्सल, इसका मतलब ये है कि सबसे पहले आपने जब बैकअप करना है तो आपने इस फोल्डर को बैकअप करना है, अपने मेन फोल्डर को, रूट फोल्डर को। उसके बाद फिर आपने इसको बैकअप करना है, फिर आपने अगलों को बैकअप करना है। ठीक है जी, ये बैकअप की यहाँ पे तरतीब होगी, ये ऑर्डर होगा, इसीलिए इस ऑर्डर या इस तरतीब को आप कहते हैं प्री ऑर्डर ट्री ट्रावर्सल, जिसके अंदर आप सबसे पहले रूट नोड को कंसिडर करते हैं। ठीक है जी, बाई विजिटिंग द रूट फर्स्ट, रूट को पहले विजिट करके एंड देन रिकर्सिवली बैकिंग अप ईच डायरेक्टरी, और उसके बाद हर एक डायरेक्टरी हर एक फोल्डर को बाद में बैकअप करके इट इंश्योर्स दैट डायरेक्टरीज आर बैक्ड अप बिफोर देयर कंटेंट्स। ये इस बात को यकीनी बनाता है कि जो कंटेंट्स हैं उनसे पहले उनकी जो डायरेक्टरीज हैं वो बैकअप हो जाएं। ठीक है, जो डायरेक्टरीज यानी कि फोल्डर्स, वो फोल्डर्स जिनके अंदर कुछ कंटेंट पड़ा हुआ है, तो इस तरतीब का मतलब ये कि सबसे पहले आपने फोल्डर्स को बैकअप करना है, उसके बाद उनके अंदर जो कंटेंट है आपने उस कंटेंट को बाद में बैकअप करना है, यानी कि इस तरतीब के साथ आपने चलना है। तो ये एक यहाँ पे एप्लीकेशन थी ट्रीज की। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एप्लीकेशन है नंबर 2 के ऊपर, फाइल सिस्टम डिलीशन। ठीक है जी, क्या आपने फाइल सिस्टम को डिलीट कैसे करना है, यहाँ पे अब कौन सी तरतीब इस्तेमाल होगी ये हमने देखना है। इन फाइल सिस्टम्स post order traversal ensures that files and directories are deleted in the correct order। अब यहाँ पे हमारे पास जो पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल है ये इस बात को यकीनी बनाती है कि जो फाइल्स और डायरेक्टरीज हैं यानी कि फाइल्स और उनके वो फोल्डर्स जिनके अंदर वो फाइल्स मौजूद हैं आर डिलीटेड इन द करेक्ट ऑर्डर, कि ये दुरुस्त तरतीब के अंदर डिलीट हों। बाय फर्स्ट डिलीटिंग ऑल सब डायरेक्टरीज एंड फाइल्स, सबसे पहले
जो सब डायरेक्टरीज हैं, यानी कि सब फोल्डर्स हैं, मेन फोल्डर के अंदर जो फोल्डर्स हैं वो फोल्डर्स, और जो फाइल्स हैं उनको डिलीट करके बिफोर डिलीटिंग दी पेरेंट डायरेक्टरी, जो पेरेंट डायरेक्टरी है, जो मेन फोल्डर है, उसको डिलीट करने से पहले। ठीक है जी, आप यहाँ पे ये काम करके क्या करते हैं, आप ये करते हैं कि पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल जो है इस चीज़ को यकीनी बनाते हैं कि फाइल्स और डायरेक्टरीज जो हैं ये अच्छे तरीके से या फिर एक दुरुस्त तरतीब के अंदर जो है वो डिलीट हों, ये काम करने के बाद। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि बाई लिखा हुआ है तो उसका मतलब ये है कि ये काम करने के बाद आप इस चीज़ को यकीनी बनाते हैं कि ये दुरुस्त तरतीब के अंदर जो है वो डिलीट हो। अब यहाँ पे देखें दो तरह के जो ऑर्डर्स हैं उनका जिक्र आया है। पहले हमारे पास यहाँ पे आया है प्री ऑर्डर ट्री ट्रावर्सल, और यहाँ पे हमारे पास आया है पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल। जो प्री ऑर्डर है इसका मतलब ये ऐसी तरतीब जिसके अंदर आप पहले रूट को विजिट करते हैं। ठीक है जी, रूट के बाद फिर आप आगे चलते हैं। लेकिन यहाँ पे जो पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल है इसका मतलब ये है कि आप शुरू करते हैं लीफ से, ठीक है, उसके बाद फिर आप पीछे जाते हैं और फिर आप एंड के ऊपर जो है वो रूट तक जाते हैं। जब आपने बैकअप्स करने होते हैं फाइल सिस्टम्स के तो उस वक्त आप प्री ऑर्डर ट्री ट्रावर्सल इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले आप अपने मेन फोल्डर को बैकअप करते हैं और उसके बाद फिर आप आगे चलते हैं। लेकिन जब आपने फाइल्स को डिलीट करना होता है तो सबसे पहले आप फाइल्स को डिलीट करते हैं, उसके बाद फिर उनके ऊपर जो जो फोल्डर्स होते हैं जिनके अंदर वो फोल्डर्स कंटेन कर रहे होते हैं, फिर आप पीछे जाके उन फोल्डर्स को डिलीट करते हैं और एंड के ऊपर आपका जो रूट फोल्डर होता है या मेन फोल्डर आपका जो होता है उसको आप डिलीट करते हैं। ठीक है जी, तो ये आपके पास फाइल सिस्टम डिलीशन थी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी हायरार्किकल डेटा रिप्रेजेंटेशन, कि आपने डेटा को एक हायरार्की के साथ कैसे डिनोट करना है। ट्रीज आर यूज्ड इन रिप्रेजेंटिंग डेटा विद ए क्लियर हायरार्किकल रिलेशनशिप। अब जो ट्रीज होते हैं इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप डेटा को एक वाज़ेह हायरार्किकल रिलेशनशिप के अंदर उसको डिनोट कर सकें। सच एज ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट्स एंड फैमिली ट्रीज, जैसे कि आपके पास ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट्स होते हैं, यानी कि ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं उनके चार्ट्स, यानी कि जो ऑफिसर्स होते हैं वो सबसे ऊपर, उनके जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं, जो उनके नीचे काम करने वाले लोग होते हैं, वो फिर उनके नीचे आप डिनोट करते हैं, जैसे हमने पीछे फैमिली ट्री देखा है। एंड फैमिली ट्रीज़, और उसके बाद जो फैमिली ट्रीज़ हैं इनके अंदर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये आपके पास 3 एप्लीकेशंस हो गई। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ एप्लीकेशन है ट्रीज़ की, इसको हम देख लेते हैं। डिसीजन मेकिंग, यहाँ पे हमने ये देखना है कि हमने ट्रीज़ को डिसीजन मेकिंग के अंदर कैसे इस्तेमाल करना है। ट्रीज़ हमारे पास जो हैं उनके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, ट्रीज़ सच एज डिसीजन ट्रीज़, ट्रीज़ जैसे कि डिसीजन ट्रीज़ हो सकते हैं। वो डिसीजन ट्रीज़ जो इनको हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, आर यूज्ड इन एल्गोरिदम्स, इनको हम एल्गोरिदम्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं टू मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन वेरियस कंडीशंस एंड आउटकम्स। मुख्तलिफ कंडीशंस और आउटकम्स के ऊपर बेस करते हुए जो डिसीजंस होते हैं वो करने के लिए, फैसले करने के लिए हम डिसीजन ट्रीज़ को इस्तेमाल करते हैं। कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं वो आपको मैं यहाँ पे इसका कंसेप्ट समझा देता हूँ। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमारे पास एक ट्री है, ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक और नोड है, यहाँ पे और नोड है, यहाँ पे एंड के ऊपर हमारे पास लीफ है, एक हमारे पास इधर लीफ है। यहाँ पे हमारे पास जो है फॉर एग्जांपल एक कंडीशन हमने यहाँ पे चेक की, किसी बात की हमने कोई कंडीशन चेक की, अगर उसकी एक कंडीशन, या फिर आप ये कह सकते हैं कंडीशन अगर ट्रू है तो यस आपने इधर जाना है, कंडीशन फॉल्स है नो तो फिर आपने इधर जाना है। फॉर एग्जाम्पल कंडीशन है ट्रू तो फिर आप जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। जब यहाँ पे पहुँच गए यहाँ पे आपने फिर एक कंडीशन चेक करनी है, कंडीशन चेक करेंगे अगर येस है तो फिर आप इधर जाना है, अगर नो है तो फिर फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक और नोड आ रही है, अगर येस है तो फिर आप यहाँ पे चले जाएंगे। जब यहाँ पे आप आ जाएंगे तो आप एक आउटकम के ऊपर, एक डिसीजन के ऊपर पहुँच जाएंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो डिसीजंस होंगे, जो रिजल्ट्स होंगे वो आपको लीव्स के ऊपर मिलेंगे, जो एंड वाले नोड्स हैं उनके ऊपर मिलेंगे, ठीक है जी। तो आप इस तरह से कंडीशन चेक करते हुए ट्री के अंदर नीचे तक आप ट्रैवल करेंगे और जब एंड के ऊपर पहुंचेंगे तो आपका जो रिजल्ट है, जो आपका डिसीजन है वो आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से आप डिसीजन मेकिंग के अंदर ट्रीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो ट्रीज़ का टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। यहाँ पे सबसे पहले हमने देखा कि जो ट्रीज़ हैं ये क्या होते हैं, उसके बाद हमने एग्जांपल देखी एक फैमिली ट्री की, उसके बाद हमने ट्रीज़ की प्रॉपर्टीज़ देखी, और उसके बाद एंड के ऊपर हमारे पास जो ट्रीज़ की एप्लीकेशंस हैं 4 एप्लीकेशंस भी हमने देख ली। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स। इस टॉपिक के अंदर हमने ग्राफ के बारे में काफ़ी चीज़ें स्टडी करनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे।